हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2022 में जो पार्ट सी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर में हमारे पास टपल होंगे, उनमें से ये बताना है कि हमने इनमें से कौन सी जो डेफिनेशन है वो इनर प्रोडक्ट्स बनाएगी ऑन द सेट ऑफ आर स्क्वायर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस है हम ऑप्शन वाइज चेक करके करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए है उसको चेक करते हैं। ऑप्शन ए में तो हमारे पास गिवन है कि अगर हम x1 x2 फर्स्ट पेयर ले, दूसरा y1 y2 सेकंड पेयर ले और ये इनर प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट बनाए। तो इनर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो फर्स्ट एक्सियम है वो तो ये होना चाहिए कि जो x1 x2, अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं तो इस पे y1 y2, तो इसको इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, तो या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू किसके हो, जीरो के। ओके, तो बस इसी प्रॉपर्टी बेस्ड फर्स्ट एक्सियम ऑफ द इनर प्रोडक्ट, इसी से इसके जो चार ऑप्शन है उसको हम टिक या कट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर दिस वी कंसीडर फर्स्ट पेयर x1 x2। फर्स्ट पेयर हमने ले लिया 1 0। ठीक है, और जो दूसरा है तुम्हारे पास y1 y2 आर स्क्वायर से बिलोंग करता है, ये तुम्हारे पास आर स्क्वायर से बिलोंग करता है, ये तुमने ले लिया 0 और -1 बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि इनर प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है x1 y1 plus 2 x1 y2 plus 2 x2 y1 plus x2 y2। So from here if we calculate inner product of 1 0 कॉमा सेकेंड है तुम्हारे पास 0 -1, तो इसकी इनर प्रोडक्ट हम निकालें तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी x1 y1, तो जाएगी 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू x1 y2, तो जाएगी 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू x2 इंटू y1। तो x2 y1 वो क्या है, दोनों जीरो है। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारे पास है x2 प्लस y2, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0। तो जो इसका आंसर है वो तुम्हारे पास आ जाएगा -2, एंड -2 इज लेस देन 0। तो इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बिकॉज नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है ए, तो ए ऑप्शन है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर बी। ये तुम्हारे पास ए के लिए था। ऑप्शन नंबर बी में भी हम सेम एज इट इज इसी के इनर प्रोडक्ट हम निकालते हैं 1 0 और 0 -1। तो ये तुम्हारे पास है बी के लिए है x1 इंटू y1। ठीक है, x1 इंटू y1 प्लस x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y2। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन बी में तुम्हारे पास हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। तो आंसर तुम्हारे पास कितना आ गया, -1, विच इज अगेन लेस देन 0। तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो भी तुम्हारे पास क्या जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एक बार ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में तुम्हारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस 2 x2 y2। तो इसमें भी अगर हम पेयर की इन्हीं पेयर की अगर हम इनर प्रोडक्ट निकालें तो वो आ जाएगी तुम्हारे पास 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इंटू -1। तो अगेन ये तुम्हारे पास कितनी आ गई, -1, विच इज लेस देन 0। और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और अगर आप इसमें सी को चेक करोगे तो जो इसकी जो इनर प्रोडक्ट है 1 0 0 -1, वो तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 आएगी। लेकिन इससे ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने से हम ये नहीं बोल सकते कि इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा नहीं बनेगा। तो बिकॉज तीन ऑप्शन रॉन्ग है और एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो एक एटलीस्ट वन ऑप्शन है वो तो ठीक होगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी है वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी। तो सिर्फ सी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम हमें इक्वेशन दे रखी है तीन वेरिएबल में, एक्स वाई एंड जेड, और के तुम्हारे पास अननोन है। देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ के द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए जो हमारे पास सिस्टम है वो कंसिस्टेंस है। तो इसका सोल्यूशन भी हम बाय ऑप्शन करेंगे। ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ पे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है ए कोलन बी। ठीक है, अब ए में भी अननोन है और बी में भी अननोन है। नोट करने वाली बात यह है कि बी में और ए में सिर्फ एक अननोन है जिसको उसने क्या बोला है, स्मॉल के।
तो इससे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम बनाएं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी इसमें, सबसे पहले जो फर्स्ट रो है वो आ जाएगी तुम्हारे पास 2k0, 2k0 : 2 - k, ठीक है। सेकंड रो आ जाएगी k20, बिकॉज z का कोफिशिएंट नहीं है इसमें तो इसलिए 0, और थर्ड है तुम्हारे पास वो हो जाएगा 0k, ठीक है, और k-1। अब इसको बाय ऑप्शन चेक करेंगे हम। देखो k की जो वैल्यूज है वो चार ऑप्शन में वो डिफरेंट है, 1 -1 और 2 -2। तो हम ऑप्शन ए में अगर तुम्हारे पास 1 है तो यानी k = 1 है, तो यानी अब ए ऑप्शन के लिए चेक करोगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी यहाँ पे 2 1 0, और 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1, k की वैल्यू 1 है, 2 0, और यहाँ पे अगेन 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 - 1 0, ये हो जाएगी। अब इसको चेंज कर दो रो इक्लोन फॉर्म में, रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे हम तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो हो जाएगा 2 1 0 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 - 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 3, ये 0 रहेगा, और ये तुम्हारे पास अगेन क्या हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा। इसको एज इट इज रखो 0 1 1 और 0। अब क्या करो, अब इस थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसी में मैं लिख देता हूँ क्या हो जाएगा ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, जब ए का रैंक A: बी का मैट्रिक्स का रैंक है वो तुम्हारे पास क्या हो जाए सेम, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया 3 आ गया, यानी k = 1 के लिए सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन, बी में बोलता है अगर k की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो, 2 हो, k की वैल्यू 2 हो तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 2 0, ठीक है, 2 - k, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, ये भी 2 है, k की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 2 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास 0 2 2 एंड 2 - 1 1, ठीक है, ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब इसको भी रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। देखो बच्चों, रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे है तुम्हारे पास, यहाँ पे 2 है 0 0, और हमें पता है रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करें हम तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारी की सारी रो किसी भी रो में अगर सारी की सारी एंट्री 0 बनती है तो उसको हम बॉटम में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एक बार हमने ठीक लिखा है, k की जगह हमने लिखा है 2, तो 2 2 2, ठीक है, 2 - 2 0 2, और या 2 - 1 1, इसको चेंज करते हैं हम सबसे पहले, ये हो जाएगा 2 2 0 0। सेकंड रो में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, 2 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 - 2 0, ये 0 है एज इट इज, और 2 - 2 यहाँ पे 2 एज इट इज, ठीक है, इसको एज इट इज रखो 0 2 2 1। अब क्या करो बच्चों, सेकंड रो और थर्ड रो को क्या कर दो, इंटरचेंज, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इंटरचेंज करके 2 2 0 0, ठीक है, कॉलन मैट्रिक्स है, इस कॉलन लगा देते हैं 0 2 2 1 और 0 0 0 2। अब देखो लास्ट रो जो कॉलम है उसमें पीवट आ गया, यानी जो ए का रैंक है वो तुम्हारे पास इक्वल नहीं है किसका, A:B के रैंक के इक्वल, क्योंकि A का रैंक तो 2 है और A:B का रैंक 3 है, तो k = 2 के लिए हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नाउ कम टू द थर्ड, थर्ड में बोलता है k की वैल्यू अगर आप -1 ले लो यहाँ पे, तो सी ऑप्शन में चेक करें, इफ k = -1 है तुम्हारे पास तो जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 2 -1 0 2 - 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे करेंगे तो -1, ठीक है, 2 और 0 और -1, थर्ड रो तुम्हारे पास बन जाएगी 0 -1 -1 और -1 -2 हो जाएगा यहाँ से। इसको इक्लोन फॉर्म में चेंज करो बच्चों, इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 उसमें ऐड कर दो, तो ये एज इट इज -1 0 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई उसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 4 - 1 3, ये 0 एज इट इज, इसको 2 से इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 आ जाएगा। थर्ड रो को एज इट इज रखो 0 -1 -1 और -2। अब जो 3 है इसके नीचे 0 बनाओ, तो इसके लिए जो रो 3 है
थर्ड रो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें रो 2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है, तो यहाँ पे ये पीवट आ गई, यानी जो ए का रैंक है वो किसके इक्वल हो गया, रैंक ऑफ ए कोलन बी के इक्वल। तो के इज इक्वल टू -1 के लिए भी सिस्टम क्या करेगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी तुम्हारे पास टिक हो जाएगा। अब बात आती है बच्चों ऑप्शन नंबर डी की। डी में बोलता है के की वैल्यू आप क्या ले लो, -2। सो फॉर ऑप्शन डी इफ यू टेक के इज इक्वल टू -2, के इज इक्वल टू -2 लोगे तो ए कोलन बी जो मैट्रिक्स है वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, 2 -2 0, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास -2 2 0 -2, ठीक है, और जो थर्ड रो है वो हो जाएगी 0 -2 -2 और -2 और -1 -3 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब इसमें भी रो इक्लोन फॉर्म में चेंज कर दो इसको। रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड रो को आप ऐड कर दो, तो हो जाएगा 2 -2 कोलन सॉरी 0 कोलन 4, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2। थर्ड रो को एज इट इज रखो, 0 -2 -2 -3। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो ये है सेकंड रो थर्ड रो, उसको इंटरचेंज करोगे तो हो जाएगा 2 -2 0 कोलन 4 0 -2 -2 -3, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो लास्ट कॉलम में पीवट चला गया, एक ये है एक ये, और लास्ट कॉलम पीवट चला गया तो जो ए का रैंक है वो लेस देन हो जाएगा ए कोलन बी के रैंक से। तो सिस्टम है वो के इज इक्वल टू -2 के लिए क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो भी क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आसान सा क्वेश्चन था जो पार्ट सी में पूछा गया था। बाय ऑप्शन आप इसको चेक करोगे तो आसान रहेगा वैसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अननोन है और वो भी बहुत सारे प्लेसेस पे है। अगर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली करोगे तो यह तुम्हारे पास क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी, तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसको आप इसको एज इट इज कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास लिमिट का क्वेश्चन है, पार्ट सी में पूछा गया था, एक क्वेश्चन पार्ट बी में भी पूछा गया है। सो कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या है, इफ ए एन इज इक्वल टू दिस, ये तुम्हारे पास क्या है, एक सीक्वेंस दी हुई है, तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर पूछ रहा है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। जब एन की वैल्यू इवन है तो क्या आंसर होगा इसका, और एन की वैल्यू अगर ओड है तो क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू, ठीक है, अगर तुम्हारे पास एन है, अगर वो इवन है, एन अगर इवन है तो जो ए एन है वो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 3 + 5 अपॉन 2 raised to power n प्लस 1/4 प्लस 2/n, ये हो जाएगा अगर एन इवन है। और एन अगर तुम्हारे पास ओड है तो ये तुम्हारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 - 5/2n -1/4 प्लस 2n, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर इवन है वो 1 होगा और -1 की पावर ओड है वो -1 होगा। तो यहाँ से इसको अगर इसमें चेंज करेंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ लिमिट लगाएंगे। लिमिट देखो, लिमिट व्हेन ए टू एन, जब n किसको टेंड कर रहा हो, इन्फिनिटी को, तो इवन के लिए ये हो जाएगा तुम्हारे पास, तो हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3 + 5 अपॉन 2n प्लस 1/4 प्लस 2/n, लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 3 + 1/4, और ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 13/4। सिमिलरली लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a 2n + 1, इस पे लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2n + 1, ओड के लिए तुम्हारे पास है 3 - 5 अपॉन 2n - 1/4 प्लस 2n, तो इसकी लिमिट आ जाएगी तुम्हारे पास 3 - 1/4, ये कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 11/4। तो बच्चों लिमिट पॉइंट में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लिमिट सुपीरियर बोलते हैं, छोटा होता है, और लिमिट इन्फीरियर जो तुम्हारे पास a to n की जो आई है ये आई है, तो जिसका लिमिट सुपीरियर है, लिमिट a एंड लिमिट सुपीरियर है वो आ जाएगा 13/4, एंड लिमिट इन्फीरियर है वो तुम्हारे पास आ जाएगा 11/4। तो जिन ऑप्शंस में ये थे वो तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएंगे और वरना सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन था पार्ट सी का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द ओडी p of x
इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0. Let y1 and y2 are two solution of OD, then which of the following are true. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बोलता है इफ रोन्स्किन इज जीरो देन y1 एंड y2 आर Li. ठीक है, देखो बच्चों डायरेक्टली इससे प्रीवियस ईयर में भी डायरेक्टली जो रोन्स्किन का क्वेश्चन है वो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पर जो अप्लाइड वाले हैं वो ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. क्योंकि फर्स्ट में बोलता है कि रोन्स्किन जीरो है तो y1 और y2 हमारे पास एल आ जाएंगे. नहीं, स्टेटमेंट रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, इफ रोन्स्किन हमारे पास जीरो है देन अगर 2 डिग्री की इक्वेशन रखी है और इसके दो सोल्यूशन है y1 एंड y2 तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, एलडी हो जाते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑप्शन बोलता है उसने एल आई हो जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा. और यहाँ पे अगर रोन्स्किन इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव दे दिया नेक्स्ट रिजल्ट, अगर रोन्स्किन नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका अपोजिट होता है y1 और y2 है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, Li हो जाते हैं. तुम्हारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है. तो जो ऑप्शन बी है वो तुम्हारे पास यहाँ पे टिक हो जाएगा. ठीक है, नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर सी. इफ रोन्स्किन इज इक्वल टू रोन्स्किन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वन. ठीक है, अगर रोन्स्किन जीरो पे वन है तो बोलता है रोन्स्किन हर एक वैल्यू पे वन ही होगा. ठीक है, यानी रोन्स्किन कांस्टेंट होगा. तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन रॉन्ग है. ये कोई जरूरी नहीं है कि रोन्स्किन अगर एक पॉइंट पे वन है तो सारे पॉइंट पे भी वन होगा. तो ये तो डमी ऑप्शन है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है वो भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी में बोलता है रोन्स्किन इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इफ रोन्स्किन इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोड पे रोन्स्किन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा. तो ये हमें रोन्स्किन की प्रॉपर्टी पता है कि रोन्स्किन का जो ग्राफ है वो या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, या फिर रोन्स्किन का ग्राफ है वो ऐसे हो सकता है. रोन्स्किन का ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है बिकॉज रोन्स्किन इज आइदर पॉजिटिव, ठीक है, या आइदर नेगेटिव. ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो एक पॉइंट पे सारे पॉइंट्स पे पॉजिटिव होगा और अगर एक पॉइंट पे भी नेगेटिव है तो सारे पॉइंट पे नेगेटिव होगा. ठीक है, और ये भी रिजल्ट होता है कि एक पॉइंट पे जीरो है तो वो सारे पॉइंट पे ही जीरो होगा रोन्स्किन. ठीक है, इफ y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ दिस पीडी ओडी. तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से टी. तो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये रोन्स्किन थ्योरी का, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो. ओके, तो बी और डी है इसके आंसर होंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रियल का क्वेश्चन है. अगर तुम्हारे पास ए कोई भी सेट है, ठीक है, और बी तुम्हारे पास ए से बना हुआ है, बी में अगर ए में अगर तुम जीरो इंक्लूड कर लो तो तुम्हारे पास सेट बी बन जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है ए इज कॉम्पैक्ट, सेकंड ऑप्शन में बोलता है बी इज कॉम्पैक्ट, थर्ड ऑप्शन में बोलता है ए इज होमोमॉर्फिक टू जेड एंड बी, फोर्थ ऑप्शन में बोलता है बी इज होमोमॉर्फिक टू जेड. तो अगर तुम इसका सोल्यूशन करोगे तो सोल्यूशन करने से इसमें क्या होगा, कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है इसमें, कॉम्पैक्ट सेट वो होता है जो सेट क्लोज हो, ठीक है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड. ठीक है, क्लोज और बाउंडेड सेट हो तो उसको हम कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ए पे. ए सेट गिवन है तुम्हारे पास वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री एंड अप टू सो ऑन वन बाय एन. और जो बी सेट है, बी सेट है तुम्हारे पास ए यूनियन जीरो. ठीक है, तो सबसे पहले ए के लिमिट पर निकालते हैं. तो ए में वन बाय एन टाइप के एलिमेंट है एंड इफ एन टेंड टू इंफिनिटी देन जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए. ए का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा, ए का लिमिट पॉइंट. बट जीरो है वो ए को बिलोंग नहीं करता है. इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट क्लोज. ठीक है, तो क्लोज नहीं है और जब क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर ए है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर बी. बी में बोलता है कि अगर बी इज कॉम्पैक्ट बिकॉज ए का है और ए में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दोगे तो ऑप्शन जो सेट है वो बी बन जाएगा. तो जो जीरो है, जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी, तो बी का लिमिट पॉइंट जीरो बन जाएगा यानी जीरो बी से बिलोंग कर जाएगा. इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से क्लोज. ठीक है, बी क्लोज हो जाएगा. और क्या बोलता है, बाउंडेड. ठीक है, जो सेट ए है वो बाउंडेड तो है ही, ठीक है, और उसमें जीरो इंक्लूड है तो ये सेट बी है तुम्हारे पास, ये क्या हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा और बाउंडेड भी हो जाएगा. ठीक है, बाउंडेड जीरो से वन से लेस और जीरो से बड़े इसमें है सेट. तो जो बी है उसका लोअर बाउंड जीरो है, अपर बाउंड वन है. तो जो बी है वो तुम्हारे पास
क्लोज भी है बाउंडेड भी है, एंड इफ सेट बी इज क्लोज एंड बाउंडेड देन इट इज कॉम्पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर सी, ए इज होमोमॉर्फिक टू जेड। ठीक है, होमोमॉर्फिक की डेफिनेशन क्या होती है, अगर तुम्हारे पास ए से यानी एफ कोई फंक्शन है ए टू बी, ठीक है, अगर जो फंक्शन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो भी कंटिन्यूअस हो और इनवर्स ऑफ एफ एफ इनवर्स एक्स है वो भी तुम्हारे पास अगर कंटिन्यूअस हो, तो जो फंक्शन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिक हो जाता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे रिजल्ट होता है कि जो जेड है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है वो तुम्हारे पास नेचुरल नंबर के सेट के साथ होमोमॉर्फिक होता है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं यहां से ए इज होमोमॉर्फिक टू जेड, तो सी ऑप्शन के लिए हम अगर फंक्शन ये ले ले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, ओके, तो अगर हम ये फंक्शन ले ले तो जो फंक्शन जो सेट ए है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर ये फंक्शन ले ले टू जेड, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड एफ इनवर्स एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है then a is homomorphic to z set of integers। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर डी, डी में बोलता है b is homomorphic to z। ठीक है, b सेट में क्योंकि यहाँ पे जीरो है, अगर जीरो है तो यहाँ पे then there does not exist any function such that f of x is continuous and f inverse x is continuous। तो ऑप्शन नंबर बी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। तो बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके दो आंसर होंगे, बी इज कॉम्पैक्ट एंड ए इज होमोमॉर्फिक टू जेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रियल का क्वेश्चन है। बोलता है तुम्हारे पास ए है, ठीक है, सेट ए है वो तुम्हारे पास सबसेट है आर का एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देन फर्स्ट ऑप्शन बोलता है इफ ए इज क्लोज्ड देन एफ ऑफ ए इज क्लोज्ड। ठीक है, कि अगर ए है तुम्हारे पास यहाँ पे क्लोज्ड है तो एफ ऑफ ए तुम्हारे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो यहां से तुम्हारे पास काउंटर एग्जांपल हो सकता है, इफ यू टेक ए इज इक्वल टू आर, आप ए को आर ही ले लो, ठीक है, और फंक्शन आप ले लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ए है, ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है यहाँ पे, अगर मैं इसकी इमेज निकालूं, ठीक है, तो इमेज तुम्हारे पास आ जाएगी -π/2 से π/2। तो ये तुम्हारे पास क्या है, क्लोज नहीं है, बट आर है वो तुम्हारे पास क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन से जो एफ ऑफ ए तुम्हारे पास आया है, यानी एफ ऑफ आर है वो तुम्हारे पास क्या आ गया, ओपन आ गया, क्लोज नहीं है, या आप इसको बोल सकते हो नॉट क्लोज्ड। तो ऑप्शन नंबर वन है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर बी, if a is closed and bounded then f of a is closed and bounded। यहाँ पे तुम्हारे पास डायरेक्टली रिजल्ट होता है कि इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट अंडर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मैपिंग है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्ट सेट आएगी। तो ए इज क्लोज एंड बाउंडेड, तो एफ ऑफ ए वो भी क्या होगा, क्लोज एंड बाउंडेड। तो बाय दिस रिजल्ट ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा, ठीक। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर थ्री, थ्री में बोलता है कि इफ ए इज क्लोज्ड देन एफ इनवर्स ए इज क्लोज्ड। ठीक है, कि बोलता है ए अगर क्लोज्ड है, शायद यहाँ पे क्लोज की जगह बाउंडेड था, ठीक है, तो बाउंडेड था तो इसके लिए आप कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है वो आप क्या ले लो, वन ले लो। ठीक है, यानी एफ आर टू आर, ठीक है, या आर की जगह आप सिंपल वन भी ले सकते हो। तो तुमने ये ले लिया आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, तो इसमें कोडोमेन क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। कॉन्टिन्यूअस होगा ऑफ कोर्स, कांस्टेंट फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। जब तुम एफ इनवर्स ए करोगे तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, विच इज नॉट क्लोज। तो ऑप्शन नंबर सी है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, अगर ए बाउंडेड है तो एफ इनवर्स ए भी तुम्हारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर टू एंड फोर्थ ये तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, इसके ट्रू ऑप्शंस। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जो फंक्शन है वो तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूअस भी है और ऑन टू भी है। तो बोलता है इसका किस किस सेट से एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ऑन टू एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन ए में बोलता है अगर हम ए है वो क्लोज इंटरवल 0 1 ले ले और बी को आर ले ले। ऑप्शन बी में बोलता है ए क्लोज इंटरवल 0 1 से, बी में बोलता है ए की तरफ से ओपन है और वन की तरफ से क्लोज है, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन नंबर सी में बोलता है ओपन इंटरवल से आर तक
और डी ऑप्शन बोलता है ओपन इंटरवल से बी तक। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। देखो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि इमेज ऑफ इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट अंडर अंडर कॉन्टिन्यूस मैपिंग। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मैपिंग है वो तुम्हारे पास है कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे देखो ए तुम्हारे पास क्लोज एंड बाउंडेड है, तो जो 0 1 सेट है वो तुम्हारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर कोडोमेन की बात करें, आर है, ठीक है, आर तुम्हारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि ये तुम्हारे पास बाउंडेड नहीं होता है। तो ये तुम्हारे पास आर क्या है, नॉट कॉम्पैक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास है कोई भी एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कंटिन्यूस भी हो और ऑन टू भी हो। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी सेम एज इट यही, अगर ए यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास कॉम्पैक्ट है, बी कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज नहीं है। ठीक है, 0 इनका लिमिट पॉइंट नहीं है, क्लोज बाउंडेड तो है लेकिन क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो कॉम्पैक्ट सेट की इमेज तो कॉम्पैक्ट होती है, तो इस रीजन से ऑप्शन नंबर बी है वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखो, सी में बोलता है कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल 0 से आर तक जो कॉन्टिन्यूस भी हो और ऑन टू भी हो। तो यहां से हम ये फंक्शन बना दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2 इफ एक्स इज फ्रॉम 0 टू 1/2, और जो सेकंड है वो हम बना दे -1 टू 1/1 - x+2। ठीक है, ये इफ एक्स है वो 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा ये तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूस भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, क्लोज इन ओपन इंटरवल 0 1 से आर तक। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी के लिए भी हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं कि एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 1 से सेमी क्लोज 0 टू क्लोज। ठीक है, यहां से यहां तक अगर फंक्शन हम बना दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, अगर x बिलोंग करता है तुम्हारे पास 0 से 1/2 के बीच में, और x अगर x बिलोंग करता है तुम्हारे पास 1/2 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे अगर तुम करो तो यहाँ पे जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूस के साथ साथ ऑन टू भी, क्या पूछा है उसने, ऑन टू भी हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। दीज आर द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो कुछ थे क्वेश्चन जो पार्ट सी में पूछे गए थे इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करे हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।